हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, दिल्ली पुलिस का पेपर हो और इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई साहब, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक कराने वाला हूं जिसमें से 101% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। चलो जी, टॉपिक क्या है? चलो टॉपिक की बात तो करते रहेंगे, क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन देखना कितने मजेदार क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यहां एक शब्द हुआ प्राचीन वैदिक युग। भैया, प्राचीन वैदिक युग में तो वेद ये कौन थे? वेद। वेद कौन से? ये चारों वेद। अब भैया प्राचीन की बात करी तो सबसे पुराना वेद कौन सा? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। तो भैया आंसर क्या हो गया? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना कौन सा वेद देता है? हमें देता है ऋग्वेद। इस वेद से ना ये सबसे पुराना वेद है। और एक क्वेश्चन और याद रखना, गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र भाई साहब कई बार पेपर में पूछा गया है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो आंसर क्या आएगा आपका? ऋग्वेद में है। क्लियर भाई? पहला क्वेश्चन यहां से ये बनता है। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका है? भैया आंसर हो जाएगा बौद्ध का। ये किसका है? बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। ये किस भाषा में लिखा गया है? इस बात को याद रखना, ये लिखा गया है आपके पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। इस त्रिपिटक को ही 3 भागों में तोड़ा गया था, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। कौन कौन से भाग में तोड़ा गया था? नंबर 1 सूत्र पिटक, सूत्र पिटक में, विनय पिटक में, और भैया जी आपके सूत्र पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में। किसमें? अभिधर्म पिटक। 3 पिटकों में से तोड़ा गया था। तो आंसर क्या होगा? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित रखता है? बौद्ध धर्म से संबंधित रखता है। इसको 3 भागों में तोड़ा गया था, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। क्लियर है भाई? अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जातक किसका ग्रंथ है? भैया बताओ, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक वैष्णविक ग्रंथ है? नहीं। जैनों का? नहीं भैया, ये भी बौद्ध ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है? भैया जातक जो है बौद्ध ग्रंथ है। क्लियर है? और ये भी क्या है? पाली भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। क्या है? मिलिंद पांडु, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य हुए थे? भाई देखो, एक राजा थे और एक बौद्ध भिक्षु थे, उन दोनों के बीच में बौद्ध धर्म को लेकर क्या हुए? बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हुए। कौन सा है? मिलिंद पांडु। क्या है? मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंध हुए थे? तो ये हुए थे नागसेन। क्लियर है? किसके बीच हुए थे? नागसेन। राजा मिलिंद थे, राजा मिलिंद, और जो बौद्ध भिक्षुक था उसका नाम क्या था? नागसेन के बीच में ये बातें हुई थी। ये क्या है भैया? आप कहोगे भैया ये शब्द जो है मिलिंद पांडु क्या है? भैया ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इन दोनों के बीच की बातों को लिखा गया है। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछ लिया गया है। नंबर 5, 5वां क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैकियावेली का संबंध किससे है? भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? कई बार पेपर में क्वेश्चन आ गया है। चाणक्य को कहा जाता है। और जहां पर मैकियावेली का शब्द आया है तो सीधा आंसर किससे आ जाना चाहिए? राजनीति से आ जाना चाहिए। और राजनीति किससे संबंधित रखती है? कौटिल्य से। कैसे? मैकियावेली कौन थे? भाई मैकियावेली जो था बहुत बड़े राजनीतिक से संबंध रखने वाले विद्वान थे। कहां के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे इटली के। कहां के? इटली के। इनका पूरा नाम क्या था? इनका नाम था निकोलो। इनका पूरा नाम था भैया निकोलो मैकियावेली।
इनका पूरा नाम क्या था? निकोलो मैकियावेली। कहां के रहने वाले थे निकोलो मैकियावेली? इटली के रहने वाले थे। और ये महान राजनीतिक शास्त्र, राजनीति में इन्हें क्या थी? महारत हासिल थी। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द प्रिंस। क्या नाम है? द प्रिंस। पेपर में कई बार पूछ लिया, द प्रिंस के लेखक कौन है? ये विश्व का, पूरे विश्व का क्या है? महान राजनीतिक ग्रंथ है। क्या है? राजनीतिक ग्रंथ है। किसने लिखा? निकोलो मैकियावेली ने। निकोलो मैकियावेली कहां का था? इटली का था। क्वेश्चन पे आ जाओ, तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है कौटिल्य की, क्योंकि भारत में जो राजनीतिक का जो इतिहास लिखा है ना, वो किसने लिखा है? आपके चाणक्य ने। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य भी चाणक्य का दूसरा नाम है। यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। भाई कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, ये बात आप समझ गए। तो भैया अर्थशास्त्र तो बहुत टाइम पहले लिखा गया था, बहुत टाइम पहले लिखा गया था। तो उसकी हमें पांडुलिपि कहां मिली? पांडुलिपि का मतलब जब अर्थशास्त्र लिखा गया तो पत्तों पे लिखा गया था, तो उन पत्तों को कहते हैं पांडुलिपि। भाई अर्थशास्त्र लिख दिया किसने? चाणक्य ने। अब उस पर काम करते रहे। अब ये कैसा पता पड़ा कि ये चाणक्य की बुक है? तो भैया अर्थशास्त्र की जो पांडुलिपि थी ना, वो 1905 ईस्वी में प्राप्त हुई। कब हुई? 1905 ईस्वी में प्राप्त हुई। और इनको खोजा किसने था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रुद्रपतन समशास्त्री, रुद्रपतन सम शास्त्री। भाई कई बार पेपर क्वेश्चन में आ गया है कि अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज किसने करी? तो रुद्रपतन समशास्त्री ने 1905 में इनकी खोज करी। क्लियर है? तो भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। चलो जी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, भाई देखो अभी मैंने बताया आपको, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन हो गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीति पर प्रकाश डाला गया है, इससे ज्यादा किसी पर प्रकाश नहीं डाला। भाई राजनीति से संबंधित था ये। अगला क्वेश्चन, कल्हड़ की पुस्तक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर के क्वेश्चन है हर पेपर में। भाई दिल्ली पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था? कल्हड़ की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था राजतरंगिणी। क्या नाम था? राजतरंगिणी। कल्हड़ जो फेमस है ना, प्रसिद्ध हुए थे, वो इसी पुस्तक से हुए थे, राजतरंगिणी से। भैया एक क्वेश्चन आया पेपर में, बता दे रहा हूं, राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी में राजतरंगिणी का मतलब क्या है? इसका मतलब है राजाओं की नदी। क्या है? राजाओं की नदी। याद रखना बड़े भैया, राजाओं की नदी कहा गया है। और भैया ये कल्हड़ ने राजतरंगिणी क्यों लिखी? किसके कारण लिखी? भाई इसमें क्या जम्मू कश्मीर की बात करी गई है, जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास की बात करी गई। किसमें? राजतरंगिणी में। क्लियर है भाई? यहां से ये दो क्वेश्चन आपके अच्छे हो गए होंगे। अब आ जाओ, अष्टधायिनी किसके द्वारा लिखी गई? भाई साहब संस्कृति को व्याकरण का रूप देने वाले, संस्कृत थी, पुराने काल से संस्कृत आ रही है, संस्कृत को व्याकरण का रूप किसने दिया? अरे भैया आपके पाणिनि ने दिया था। किसने दिया? पाणिनि ने, जिन्होंने अष्टधायिनी की क्या करी थी? रचना करी थी। पहले संस्कृत थी, संस्कृत को व्याकरण में बदलने का काम किसने किया था? पाणिनि ने किया था। और इनकी पहली अष्टधायिनी पुस्तक थी। क्लियर है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए मैंने यहां पर। अगला क्वेश्चन देखो, कौटिल्य द्वारा रचित, कौटिल्य ने एक किताब, वो सॉरी कालिदास द्वारा रचित मल बिक्री मित्र नाटक का नायक थे। माल बिक्री मित्र के नाटक थे, बोला नहीं जा रहा यार, थोड़ा सा टंग प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके भैया नाटक के नायक कौन है? तो भैया देखो सीधा सीधा नाम है मालविका, इसमें ही छुपा हुआ। मालविका कौन थी? हीरोइनी। कौन ये? हीरोइनी, अभिनेत्री। और अग्निमित्र, अग्निमित्र कौन है? राजाए। तो यहां पर किन किन की स्टोरी की बात करी गई? मालविका और अग्निमित्र की स्टोरी, कहने का मतलब लव स्टोरी की बात करी गई। इन दोनों को
इन दोनों की लव स्टोरी है। इसमें कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक के नायक कौन थे? तो पुष्पमित्र तो होंगे ना, अग्निमित्र, क्योंकि भाई यहां पे दिख रहा है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? ये क्या है? एक लव स्टोरी कालिदास जी ने लिखी थी। किन किन के बीच गई? मालविका और अग्निमित्र के बीच में थी। अगला क्वेश्चन, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखित है? भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? भाई हर्ष चरित्र लिखी थी आपके बाण भट्ट ने। किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। बाण भट्ट ने जो हर्ष चरित्र लिखी, ये एक जीवनी थी। क्या थी? जीवनी। जीवनी, जीवनी किसकी? हर्षवर्धन की। किसकी? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन थे? अंतिम हिंदू राजा। कौन थे? अंतिम हिंदू राजा थे, हिंदू शासक। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो आपको सीधा आंसर क्या कर देना है? हर्षवर्धन अंतिम हिंदू शासक थे। हर्षवर्धन की जीवनी कौन सी है? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र की रचना किसने करी? बाण भट्ट ने करी। भैया ये जो राजा है ना हर्षवर्धन, ये भी बहुत बड़े कलाकार आदमी है। ये भी क्या है? बहुत बड़े कलाकार आदमी है। इन्होंने भी रचनाएं करी। इन्होंने भी कौन कौन सी रचना करी? इनकी 3 फेमस रचनाएं, नागानंद, नागानंद इन्होंने लिखी, नंबर 1। नंबर 2 प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। और एक थी भैया इनकी 3rd नंबर की थी आपके रत्नावली। क्या थी? रत्नावली। ये तीनों रचना किसने करी थी? ये तीनों रचना करी थी हर्षवर्धन ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हर्ष चरित्र किसकी जीवनी थी? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन कौन थे? अंतिम हिंदू शासक थे। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी रचनाएं करी? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। क्लियर है? हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाण भट्ट हर्ष चरित्र के लेखक थे। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? अरे कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था सबसे पहले? अरे विदेशी यात्री आया था मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज सबसे पहला राजा था, वो था विदेशी यात्री जो भारत के दर्शन करने के लिए आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। ये किसके में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक। मौर्य वंश के कौन थे? ये संस्थापक। इनके कार्यकाल में मेगास्थनीज सबसे पहले भारत आया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी। किसने? मेगास्थनीज ने। कौन सी? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले भारत में विदेशी यात्री कौन आया? मेगास्थनीज आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन 12वें नंबर के। अब देखो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था ये कि मेगास्थनीज ने की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका इनकी पुस्तक का नाम था। ये तो बहुत पहले वाले में समझा दिया था मैंने आपको। फिर उसके बाद में फयान कहां का निवासी था? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि फयान कहां का निवासी था। तो भैया ये जो फयान थे ये विदेशी यात्री थे। कौन थे? बौद्ध भिक्षुक। कौन थे? बौद्ध भिक्षुक। बौद्ध भिक्षुक थे ये। और कहां का रहने वाला था ये थे चीन के रहने वाले। कहां के थे? चीन के रहने वाले थे। क्लियर है भाई? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे कहां आए थे? ये भारत आए थे। क्लियर है? जहां से ये चीजें क्लियर हो। फयान कौन था? बौद्ध भिक्षुक था। कहां से आया? चीन से आया। और किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखो। फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? अभी मैंने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये कहां आए थे? भारत आए थे। चीन के रहने वाले थे और ये कौन थे? बौद्ध भिक्षुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो, ये तो मैंने अभी करा दिया। हर्षवर्धन के समय में कौन से चीनी, भाई हर्षवर्धन राजा था, मैंने बताया ना। हर्ष चरित्र किसने लिखी? बाण भट्ट ने।
हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हैन त्यांग। कौन था? हैन त्यांग आया था। कब आया था भैया? हैन त्यांग आए थे। कौन थे ये? भी भैया चीन से आया था, चीन से आए थे। क्लियर है? ये भी चीन से आए थे। ये भी कौन थे? बौद्ध भिक्षुक थे। ये भी कौन थे? बौद्ध भिक्षुक थे। क्लियर है भाई? देखो ये चीन भारत क्यों आए, इसका रीजन था, फयान भारत आया, उसने भारत से कुछ डाटा कलेक्ट किया और चीन में जाके बताया कि भारत में ऐसी ऐसी चीज है। तो कुछ लोगों को ये होता है, अरे हमें तो विश्वास ही ना, विश्वास ना तो जाके देख ले। तो भैया ये क्या है? ये हैन त्यांग, जो उन्होंने फयान ने जो बातें कही थी उनकी बातों को देखने के लिए, समझने के लिए कहां आया था? भारत आया था। चलो जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अल-बरूनी किसके, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल-बरूनी, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकारक था? किसके शासनकाल में इतिहासकारक था? तो अल-बरूनी जो था ये आया था महमूद गजनबी के साथ। कहां था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। और क्लियर है? और भैया ये ना फारसी भाषा का लेखक था। ये अल-बरूनी किस भाषा का लेखक था? आ जाता है क्वेश्चन, फारसी भाषा का। याद रखना, अल-बरूनी किस भाषा का लेखक था? ये फारसी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था। क्लियर है? तो इसने 2 किताबें लिखी जो पेपर में कई बार पूछी गई हैं। कौन सी? किताब अल हिंद, नंबर 1 है किताब अल हिंद। पहली बुक तो इसकी ये थी जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर दूसरी जो बुक है वो है तहकीके हिंद, तहकीके हिंद। दोनों बुक याद रखना। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी 2 पुस्तकें हैं, किताब अल हिंद, तहकीक ए हिंद। भैया किस भाषा का लेखक था? ये कवि था, ज्ञानी था, ज्ञाता था, फारसी भाषा का ज्ञाता था। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इब्न बतूता, भाई इब्न बतूता से भी क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। इब्न बतूता के बारे में देखो, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? भाई ये बताओ आप, इब्न बतूता कहां से भारत आया था? तो पहली चीज तो मैं बता दूं, ये एक अफ्रीकी यात्री था। कौन था? अफ्रीकी यात्री था। और अफ्रीकी यात्री था तो अफ्रीका से आया। तो अफ्रीका में किस जगह से आया था? ये आया था मोरक्को से। कहां से आया था? मोरक्को से आया था। तो इब्न बतूता कहां से भारत आया? अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को से भारत आया था। किसके शासन काल में आया? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना, तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। किसके काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये भारत आया था। जैसे ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बना दिया काजी। काजी, गदर मूवी याद है? काजी साहब के सामने तुम्हें मुसलमान मुस्लिम बनना धर्म कबूल है? कबूल है। काजी साहब जो क्वेश्चन करते हैं काजी, तो इनको क्या बना दिया था? काजी बना दिया था। क्लियर है? इब्न बतूता कहां का निवासी था? ये अफ्रीका देश का निवासी था, मोरक्को का रहने वाला था। भारत आया किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मैंने अभी आपको बताया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये क्या था? भारत आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भैया जनक कहा जाता अलेक्जेंडर कानीघन को। किसको? अलेक्जेंडर कानीघन को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यहां से एक चीज याद रखना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? भाई पेपर में कई बार आ गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? तो 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर भाई? एक क्वेश्चन और आ जाता है, बहुत फेमस बुक है द स्टोरी
ऑफ इंडियन लॉजी। ये भाई ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सुरेंद्र नाथ राव। कौन है? सुरेंद्र नाथ राव। याद रखना भाई, क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको यहां से बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कार्निगन को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? भाई सुरेंद्र नाथ राव। क्लियर? कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखना, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? भाई साहब इसको कहते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो यहां पर किस चीज की बात करी जाएगी? सिक्कों। जब मुद्रा शास्त्र तो भैया सिक्कों की व धातुओं की बात की जाएगी इसमें। तो सिक्कों और धातुओं का इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय हमारा भारतीय मुद्रा कौन सी है? राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है भैया रुपया। क्या है? रुपया। अगर मैं बात करूं भारत में सबसे पहले रुपया किसने चलाया था, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? शेरशाह सूरी ने। किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। भारतीय रुपया सबसे पहले किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने भारतीय रुपया चलाया था। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन सा था? भैया ये तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद होगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भैया प्रथम अंग्रेज थे जेम्स फ्रांसिस। कौन थे? जेम्स फ्रांसिस। इन्होंने 1837 में अशोक के जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, उन्हें पढ़ने का काम चालू किया था। चलो जी अगली बात, एक क्वेश्चन और पूछता हूं। शिलालेख अगर यहां आ गया है, भारत का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? भारत का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना शिलालेख है वो है चेब्रोलू शिलालेख। भारत का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? चेब्रोलू शिलालेख। अब क्वेश्चन आ जाता पेपर में आया हुआ, चेब्रोलू शिलालेख कहां पर है? तो भैया ये है आपके आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के किस जिले में? अगर जिला पूछ ले तो यह गुंटूर जिले में। किसमें? गुंटूर जिले में। याद रहेगा। अगर मैं कहूं पहला क्वेश्चन देखो, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का किसने करा था? 1837 में जेम्स फ्रांसिस ने पढ़े थे। क्वेश्चन ये आ जाए भारत का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? तो चेब्रोलू शिलालेख। चेब्रोलू शिलालेख कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के किस जिले में? गुंटूर जिले में है। क्लियर है? तो भैया यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अशोक के मानसेहरा। अशोक का जो मानसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में प्राप्त शिलालेख में किस प्रकार की लिपि पाई गई थी? भाई साहब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें जो लिपि पाई गई थी वो थी आपकी खरौटी लिपि। कौन सी थी? खरौटी। अशोक के जो शिलालेख है कौन कौन से? मानसेहरा जो पाकिस्तान में मिला, और एक है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी कहां था? ये भी पाकिस्तान में था। इस पे जो लिपि जिस भाषा में लिखे गई उसको क्या कहते हैं? खरौटी लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि है जो दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती है? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो लिपि है आपकी खरौटी ही लिपि है। कौन सी? खरौटी ही लिपि दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? प्राचीनतम शैली का चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? किसका?
काव्य शैली का, तो काव्य शैली का किसमें मिलता है? रुद्रदामन के अभिलेखों में। किसके में? रुद्रदामन के अभिलेखों में। जैसे जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, अभिलेख क्वेश्चन ये आ जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना देखने को मिलता है। चलो जी भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के उल्लेख पाए गए हैं? भाई कोई सा एक ऐसा अभिलेख मिला है यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के भी और अशोक के भी दोनों के क्या मिले हैं? लेख मिले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा महाछाप्य रुद्रदामन। रुद्रदामन का जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के उल्लेख मिले हैं। किसमें? महाछाप्य रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 26। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि, भाई समुद्रगुप्त की जो थी ना सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? तो यह मिलता है आपका भैया प्रयाग के में। किसके में? प्रयाग के अभिलेख में। रुद्रदास समुद्रगुप्त जो था उसके जो सैनिकों के लिए जो उसने उपलब्धि प्राप्त करी थी वो उसके किस अभिलेख में देखने को मिलती है? प्रयाग के अभिलेख में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भाई मेहरौली दिल्ली में लोहा स्तंभ है जिस पर आज तक जंग नहीं लगी है। तो क्वेश्चन क्या है? मेहरौली दिल्ली स्थित लोहा स्तंभ का निर्माण किस सदी में कराया गया था? तो भैया आंसर हो जाएगा चौथी सदी में, चतुर्थ सदी में। इसका मेहरौली में जो लोहा स्तंभ है इसका निर्माण कब कराया गया था? चतुर्थ सदी में इसका निर्माण कराया गया था। किसने निर्माण कराया? गुप्त वंश के राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? गुप्त वंश के राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय। भैया इनको ना एक दूसरा नाम है, उस नाम से भी जाना जाता है। क्या? विक्रमादित्य। किसके नाम से? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। मेहरौली का जो लोहा स्तंभ किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और चतुर्थ सदी में बनवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। दिल्ली के मेहरौली में वही है, किसने बनवाया था? भाई देखो क्वेश्चन वही आ गया। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो भैया देखो अशोक ने नहीं बनवाया, हर्ष ने नहीं, आनंदपाल ने नहीं, चंद्र ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये बनवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एरण अभिलेख का संबंध किस राजा से है? एरण अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो भैया ये जो संबंध है ये आपके भानुगुप्त से संबंधित है। किससे? भानुगुप्त से संबंधित है। ये एरण अभिलेख है कहां पर? तो एरण अभिलेख है आपके मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में ये एरण अभिलेख आपको देखने को मिलता है। किस जिले में है? सागर जिले में। याद रखना मध्य प्रदेश के सागर जिले में ये आपको देखने को मिलता है। भैया इस एरण अभिलेख से ही एक प्रमाण मिला था। वो प्रमाण कौन सा था? सती का प्रमाण। किसका? सती प्रमाण। क्वेश्चन आ जाता है सती का प्रमाण सबसे पहले किस अभिलेख में मिला था? तो एरण अभिलेख में मिला था। एरण अभिलेख की स्थापना किसने कराई? किससे संबंध है ये भानुगुप्त से इसका संबंध है। एरण अभिलेख किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। आप कहोगे भैया सती प्रमाण क्या होती है? भैया सती का मतलब होता है अगर किसी औरत का पति खत्म हो जाता है तो उस पति के साथ भी औरत अपनी जिंदा समाधि ले लेती है, उसको सती प्रथा कहते हैं। तो सती प्रथा का जो प्रमाण सबसे पहले मिला था वो एरण अभिलेख से देखने को मिला था, जिसका संबंध किससे? भानुगुप्त से जिसका संबंध है। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में मिलता है? तो भैया ये मिलता है पुलकेश द्वितीय का जो एक अभिलेख था, ऐहोल अभिलेख। कौन सा? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में
कवि कालिदास के नाम का संबंध मिलता है? पेपर में कई बार पूछा गया है। पुलकिस द्वितीय ने इसको बनवाया था। क्लियर? ऐहोल के उत्कर्णीय लेख में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है। क्लियर भैया? अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सोने की मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो भैया भारत में जो सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चलाए ना, वो चलाए थे भैया कुषाण वंश के लोगों ने। कुषाण वंश के लोगों ने। क्लियर भाई? कुषाणों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे। और किस राजा ने सबसे ज्यादा इनको प्रचलित किया था? तो उसका नाम था कनिष्क। क्या था? कनिष्क। कनिष्क भैया इन्होंने सोने की मुद्रा चलाई थी। तो आता है क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? कुषाण वंश के राजा थे, कनिष्क ने चलाई थी। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन देखो, 31वां क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से, देखो वही क्वेश्चन आ गया, सीधा सीधा आंसर यही है। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर सोने की मुद्रा चलाई थी? तो मैंने क्या बताया? कुषाण वंश के राजाओं ने, कुषाण वंश के राजाओं ने, शासकों ने बड़ी मात्रा में क्या चलाए थे? सोने की मुद्राएं चलाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? कई बार पेपर में क्वेश्चन आया भीमबेटका से। भाई भीमबेटका क्या है? गुफाएं हैं। क्या है? भीमबेटका क्या है? गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। भीमबेटका कहां पर है पहले तो ये बताता हूं। ये है भैया आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में क्या है? भीमबेटका है। क्लियर? यहां पे आदि मानवों द्वारा बनाई हुई आकृतियां हैं, चित्र है। आदि मानवों द्वारा बनाई हुई क्या है? चित्र है। गुफाओं के शैल चित्र क्या है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं आदि मानवों ने यहां पर अब पत्थरों पर क्या बनाई थी? आकृति बनाई थी, चित्र बनाए थे। तो भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश में। किस जिले में? रायसेन जिले में। क्यों फेमस है? भैया शैल चित्र के लिए ये क्या है? फेमस है। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में भारत के जो लोग हैं बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो याद रखना, सुवर्ण भूमि के नाम से बर्मा को जाना जाता था। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ गया है कि बर्मा का पुराना नाम क्या है? तो वहां पर ऑप्शन में आपको सुवर्ण भूमि देखने को मिलता है। क्लियर? तो भारत के लोग बर्मा को पुराने टाइम में किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करके। भैया भीमबेटका को ना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ऐड किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको क्या किया गया है? ऐड करा गया है। कब किया गया था? 2003 में। यूनेस्को की साइड में है ये, यूनेस्को की साइड में कब सूचित किया गया था इसे? 2003 में यूनेस्को की साइड में इसको ऐड किया गया, याद रखना। क्लियर भाई? और ये तो मैंने आपको बता दिया। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकोर वाट कहां स्थित है? भाई ये क्वेश्चन इतना फेमस क्वेश्चन है। अंकोर वाट, इसके कई सारे रूप से, कई सारे लैंग्वेज बदलकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता। अंकोर वाट, तो अंकोर वाट कहां पर स्थित है? तो ये है कंबोडिया में। कहां पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ये भैया विश्व धरोहर की सूची में भी है। अंकोर वाट क्या है? ये यूनेस्को की साइड में भी है, यूनेस्को की साइड में भी है। अंकोर वाट फेमस क्यों है भाई? अंकोर वाट तो एक जगह है, वो जगह इतनी फेमस क्यों है? यहां पर पूरे विश्व में हिंदुओं का जो सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर, कौन सा है? अंकोर वाट है, जो कहां पर है? कंबोडिया में। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदुओं का मंदिर कहां पर है? तो आंसर क्या आएगा? कंबोडिया में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अंकोर वाट। भाई कंबोडिया सरकार की क्वालिटी बताऊं, इनका जो झंडा है, इनका जो झंडा है उस पर जो आकृति बनी हुई है, जैसे हमारे यहां के झंडे पे ये बना हुआ है, ऐसी आकृति है, वहां पर जो झंडे में आकृति बनी है वो अंकोर वाट मंदिर की ही आकृति बनी हुई है। इसलिए अंकोर वाट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट कहां पर है? कंबोडिया में। हिंदुओं का सबसे बड़ा विश्व में मंदिर कहां पर है? कंबोडिया में। अंकोर वाट में जो
मंदिर है, अंकोर वाट जो मंदिर है, ये क्या है, कंबोडिया का जो नेशनल फ्लैग है ना, राष्ट्रीय झंडा है, उस झंडे पर इसकी क्या है, आकृति बनी हुई है। क्लियर भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। चचनामा सिंध का इतिहास है। ये तो पता है कि चचनामा क्या है, सिंध का इतिहास है, और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। चचनामा जो है सिंध भाषा पर, जब सिंध पर अरब के लोगों ने आक्रमण किया, अरब के लोगों ने आक्रमण किया सिंध पर, तो उस समय चचनामे का निर्माण हुआ। इस जो चचनामा है, अरब लोगों ने जब भारत सिंध पर आक्रमण किया, घुसपैठ करी, उसकी घटनाओं का जो वर्णन आपको देखने को मिलता है, वो चचनामा में आपको देखने को मिलता है। ये किस भाषा में, ये है भैया आपके फारसी भाषा में। किस भाषा में है, फारसी भाषा में है। इसको लिखा किसने था, इसको लिखा था अली अहमद ने। चचनामा के लेखक कौन हो गए, अली अहमद, याद रखना, अली अहमद ने चचनामा को लिखा था। और किस भाषा में लिखा था, ये लिखा था इन्होंने फारसी भाषा में। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। भारतवर्ष के लिए इंडिया सबसे पहले किसने कहा था, इंडिया इनको, तो भैया इसको इंडिया की जो संध्या दी, सबसे पहले इंडिया किसने कहा था, हेरोडोटस ने कहा था। हेरोडोटस ने इनको सबसे पहले क्या कहा था, इंडिया कहा था। क्लियर है भाई। ये कहां के वो थे, ये ग्रीक का वो था, ग्रीक इतिहासकारक था। ये कहां के रहने वाले थे, ग्रीक के रहने वाले थे। ये चीज आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। किसकी ब्राह्मी एवं खरौटी लिपियों को उद्चित किया था, किसने भाई, किसने ब्राह्मी और खरोटी लिपि को उच्चेत किया था। कहने का मतलब समझा था, पढ़ा था। तो आंसर क्या आएगा, जेम्स प्रिंसेस ने। किसने, जेम्स प्रिंसेस ने इसको पढ़ा था और समझा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाहिनी ओर लिखी जाती है। दाहिने से बाहिनी ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है, अभी बताया था मैंने भैया, खरौटी लिपि। कौन सी, खरौटी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। दाहिने से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है, आपके खरौटी लिपि लिखी जाती है। यहां पर मैंने आपको 39 क्वेश्चन कराए, 39 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बताएं। कहने का मतलब अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, 101% आपको यहां से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है भाई। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।